वर्सेस युवा। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बुजुर्गों को सत्ता युवाओं को सौंपने के बयान पर हलचलें तेज हैं। बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि युवाओं को सत्ता देना कांग्रेस की विचारधारा में शामिल है। उन्होंने यहां तक कहा कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय भूमिका निभानी चाहिए। सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस में युवाओं को कमान मिलेगी? क्या बुजुर्ग युवाओं के मार्गदर्शक बनते हुए पार्टी में जान फूकेंगे? वहीं इस बयानबाजी से बीजेपी को मौका मिल गया है। बीजेपी ने कहा कांग्रेस ने वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। आज करेंगे इसी पर चर्चा। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अरुण शर्मा जी, कांग्रेस नेता हैं, शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी बीजेपी नेता हैं और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मिथिलेश जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। मिथिलेश जी, अगर बदलाव के दौर से पार्टी नहीं गुजरती तो वो किस तरफ जाती है, यह भी हम हमारे प्रदेश में देख रहे हैं। और बदलाव के दौर से कोई पार्टी गुजर रही हो तो उसमें क्या क्या हो सकता है, वो भी हम अपने प्रदेश में देख रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी, जो कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है अभी, एक दिन पहले सचिन पायलट ने जो कहा कि मेरे पिता तुल्य हैं, और चूक कहाँ हो गई, चूक का बड़ा राजनीतिक भरा जवाब दिया कि गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से जीत गए और वैभव गहलोत जीत नहीं पाए। ये एक चूक हो गई जो अगले चुनाव में भरेंगे। लेकिन जो यूथ को देने की बात है वो कांग्रेस में रही है। वो आचार्य प्रमोद कृष्ण की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जवाहरलाल नेहरू जब 37 साल के थे तब उनसे कहा गया था कि अध्यक्ष बनो, तो उन्होंने कहा कि पूर्ण स्वराज का अगर आप नारा देते हैं तो 40 में वो अध्यक्ष बन गए थे। इसके बाद में 57 की उम्र में वो प्राइम मिनिस्टर बने और सरदार वल्लभ भाई पटेल उनसे बड़े थे। दूसरी जो अब बात करते हैं कि 43 ईयर में राहुल गांधी खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए और 48 में अध्यक्ष बने, और राजीव गांधी 40 में बने। तो जवानों को मौका कांग्रेस में टाइम पर मिलता रहा और मिलता रहना चाहिए। आज ये बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस को याद करना चाहिए, जगन रेड्डी ने जब कहा था कि मैं दूसरी पार्टी बनाऊंगा, मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, आपने उसको जेल में डाल दिया 11 महीने तक। तो ये जो सत्ता पाकर मद आने की जो राजनीति है वो खतरनाक है। मोहनलाल, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया बहुत यंग थे, तो भी मोहनलाल सुखाड़िया को सीएम बनाया गया। तो सीएम बनाना यंग को। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में मोहनलाल खट्टर को, जो पंजाब हरियाणा के सीएम है, खट्टर साहब उनको छोड़ दीजिए। उसके बाद में सारे जो सीएम है लगभग यूथ है, एक शिवराज चौहान को छोड़ के। और बीजेपी में सेकंड विंग दिखाई दे रही है। मोदी के बाद में योगी और अमित शाह 50 और 55 के हैं। उसके बाद में अनुराग ठाकुर हैं। इसके बाद में सूर्या तेजस्वी हैं। यानी एक चैनबद्ध दिखाई देती है। अब कांग्रेस में ये सब चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। कांग्रेस को ये चीज माननी पड़ेगी। जो आज आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कल कहा था कि सचिन पायलट विस्पान करते हैं और शिव है और शिव का सावन में अभिषेक होगा, और आज उन्होंने बिल्कुल खुलकर ही कह दिया कि अशोक गहलोत जो उनका मैं सम्मान करता हूं और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहिए और 2024 में तैयारी करनी चाहिए। जी ठीक है। अरुण शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अरुण शर्मा जी, देखिए, दो ऐसी बातें हैं जिस पर आप और मैं पूरी तरह सहमत होने वाले हैं। एक बात तो यह है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कोई आपके ऑफिशियल प्रवक्ता तो है नहीं, तो उनकी बात पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड तो नहीं हुआ। इस पर आप और मैं पूरी तरह सहमत होने वाले हैं। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं वो यह है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। पार्टी में पायलट को लेकर गांठ तो पड़ी है कईयों के मन में, है ना? हम दोनों इस बात पे सहमत है ना? नहीं, पहली बात से मैं सहमत हूँ, और दूसरी बात की कुछ गांठें पड़ी हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि इसके कितने और सबूत चाहिए आपको कि कोई गांठ मौजूद नहीं है। रोज दिए जाते हैं, वो चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, मंत्रिमंडल के विस्तार हो, जो भारतीय जनता पार्टी की इनने 2.5-3 साल जरूर निकाले अपने इस उम्मीद में कि इस सरकार में कुछ ना कुछ नहीं अरुण जी, देखिए, आप भी राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, खासकर पार्टी की अंदरूनी हलचलों को। आप ये नहीं देख रहे पिछले 6-7 महीने में सीएम अशोक गहलोत ने 50 बार लोगों को याद दिलाया कि याद करो तब क्या हुआ था, याद करो तब क्या हुआ था। अगर गांठ नहीं है तो बार बार याद क्यों दिला रहे हैं? गांठ तो है।
नहीं नहीं, देखिए गांठ वाली कोई बात नहीं है। तो क्यों याद दिला रहे हैं? अब मतलब आप ये सोचिए कि जिस आदमी को केंद्र में रख के हम ये सारी बातें कर रहे हैं, कल खुद सचिन जी ने कहा है कि वो हमारे बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य हैं, और उनकी बातों को मैं अन्यथा नहीं लेता। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? नहीं, मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। देखिए हुआ क्या, राहुल गांधी ने सचिन पायलट की तारीफ कर दी धैर्य को लेकर। क्योंकि वो एक धैर्य की परीक्षा से गुजर रहे हैं और धैर्य की परीक्षा में वो सफल होते महसूस हो रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी ने तारीफ की। लेकिन राहुल ने तारीफ की तो हमारे यहां से 3 बड़े कद्दावर कांग्रेस के चेहरों ने उस पर हमला बोल दिया, और फिर आप कह रहे हैं गांठ नहीं है। नहीं, देखिए इसमें क्या विवाद हो सकता है स्वप्निल, की धैर्य और संयम स्पेशली राजनीतिज्ञों के लिए एक बहुत बड़ा गुण है, और अधैर्य और चीख पुकार मचाना, कोलाहल करना, ये कमजोरी की निशानी। उस राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने हमें धैर्य करना नहीं, तो अगर कमजोरी की निशानी है तो आपने नहीं देखा 2020 के प्रकरण के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद उद्वेलित हो गए थे और नकारा निकम्मा जैसे शब्द बोलने लगे थे। उनको याद कर करके 2-2.5 साल बाद कुछ मिलने वाला नहीं है। वो एक प्रमुख क्षण होता है जिस समय स्थिति की जो मैं आपकी इस बात से सहमत हूं अरुण जी कि हाँ, उन बातों को याद करके कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन फिर बात यही है, विभिन्न मंचों पर सीएम अशोक गहलोत ही तो याद दिला रहे हैं, याद करो तब ये हुआ था, याद करो तब ये हुआ था। देखिए स्वप्निल, केंद्रीय बात यह है कि एक हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने भी उनको व्यक्तिगत तौर पर उनकी आवाज सुनी है और जिन्होंने वो ऑडियो वीडियो देखा है, उनको तो कोई शंका है नहीं कि आवाज उनकी है। वो सूत्रधार थे और ये सब घटनाक्रम हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। सफल नहीं हो पाए वो दूसरी बात है, और उनकी यही खूबसूरती काम की देख के अब उनको नई नई जिम्मेदारियां दी जाती हैं रोज। अभी पिछले दिनों उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि सचिन जी से चूक हो गई, वरना ये ईस्टर्न कनाल प्रोजेक्ट का काम अब तक हो चुका होता। आप ये बड़ा नहीं, पर ये फिर देखिए, फिर ये तो बड़ा मतलब आप अपने मीठा मीठा गप गप करे और कड़वा कड़वा थू थू। आपके भी तो कई चेहरे वसुंधरा राजे को लेकर बयान देते हैं ना कि भाई वही उनकी जन नेता है, वही उनको ये है। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत ने बोला तो फिर इसी कड़ी में इसे भी लिया जाना चाहिए कि आप लोग भी तो वसुंधरा राजे की जमकर तारीफ करते हैं, हालांकि जब वो सीएम रहती हैं तब विरोध पर सड़कों में रहते हैं। लेकिन ठीक है, मैं आगे आपके पास आऊंगा अरुण जी। अब शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी को भी मैं इस डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। शैलेंद्र सिंह जी, मैं देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इस पूरे प्रकरण में क्या ये चीजें कोइंसिडेंस है कि जिस दिन सरकार बनी और सीएम कौन बनेगा को लेकर झगड़ा चालू हुआ, जो दिल्ली दरबार में किसी तरह सॉल्व किया गया, तब से लेकर आज तक आप लगातार ये कहते आए हैं कि कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। मतलब आप बस कहते चले गए हर जगह, हर चुनाव से पहले, कभी उपचुनाव से पहले, कभी राज्यसभा चुनाव से पहले, कभी यूं ही आप कहते चले गए। कोई तो ऐसी कड़ी है जो आप अपने हाथ में रखें? स्वप्निल जी, आप जानते हैं जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी की सत्ता आई थी, उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ पूरी राजस्थान की जनता ने देखा। आपने देखा होगा, जिसने मेहनत की, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां मेहनत कोई करता है, फल कोई लेता है। आप देखिए, ये इतिहास रहा है 2008 से आप अगर 2008 का देखेंगे, 1998 का देखेंगे, 1998 में भी परसराम मदेरणा जी ने मेहनत करी थी और सीएम के मुख्य दावेदार थे, और उसके बाद अशोक गहलोत जी जो बहुत युवा थे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। 2008 में आपने देखा होगा सीपी जोशी जी जो मुख्य दावेदार थे, उसके बाद भी अशोक गहलोत जी आ गए। और इसी तरह सचिन पायलट जी जो कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने आप देखिए, ये शुरू से इनके खींचतान रही है। और जब से सरकार बनी है, ऐसा आपके नहीं हुआ है क्या कभी? अशोक गहलोत जी की कार्यशैली, कार्यप्रणाली, रीति नीति से नाराज होकर इन्होंने मुख्यमंत्री, जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो पूर्व अध्यक्ष हैं, वो चले गए। उन्होंने आला कमान को, देखिए, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। दिल्ली जाके, देखिए शैलेंद्र सिंह जी, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूं महाराष्ट्र से, जब आपकी सरकार वहां पर थी, देवेंद्र फडणवीस जी ने मेहनत नहीं की थी, लेकिन उनका नाम चुनकर उनको सीएम बना दिया गया। अब मैं प्रदेश में आता हूं। 2013 के इलेक्शन से पहले जब आप लोग विपक्ष में थे, गुलाबचंद कटारिया ने 5 साल मेहनत की थी,
लेकिन जब वो यात्रा निकालना चाहते थे तब वसुंधरा राजे दिल्ली से ये परमिशन लेकर आई कि नहीं, वो नहीं निकालेंगे, मैं निकालूंगी। उन्होंने आखिरी के 8-9 महीने मेहनत की और फिर उन्हीं को सीएम बना दिया। तो आपकी बात के हिसाब से तो गुलाब चंद कटारिया जी को सीएम बनना चाहिए था, और वहां देवेंद्र फडणवीस के अलावा किसी और को। आप देखिए किस तरह से इनकी खींचतान है कि इनके मुख्यमंत्री जी की खींच और घबराहट साफ दिखती है जब ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं और अपने ही पूर्व उप मुख्यमंत्री को आप नकारा, निकम्मा, नालायक कहते हैं और अपने ही विधायकों से आप गद्दार की श्रेणी में उनको डालते हैं। और किस तरह से आप पूरे राजस्थान में सिर्फ अपनी सत्ता और कुर्सी को बचाने के लिए आप देखिए किस तरह जोड़ तोड़ की राजनीति करते रहते हैं और किस तरह से आज विधायकों को लूट। इसलिए तो मेरा सवाल था, क्या ये कोइंसिडेंस है या आपका कॉन्फिडेंस है? कानून व्यवस्था की हालत राजस्थान में क्या होगी? 3.5 साल में राजस्थान की जनता ने देखा है अशोक गहलोत जी ने सिर्फ अपनी तानाशाही, अपनी कुर्सी बचाने के लिए और एक जिस व्यक्ति विशेष को नीचा दिखाने का पूरा कार्यक्रम किया है 3.5 साल में। नहीं, लेकिन फिर बात वही है ना कि ये सब कोइंसिडेंस है कि आपको मैटर मिलता चला गया या आपका कॉन्फिडेंस है कि ये मैटर बना रहा? नहीं स्वप्निल जी, ये तो पूरे डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है। जो बयान आए इनके विधायकों के समर्थित विधायकों के बयान, पर आप बार बार इस मुद्दे को हवा देने के बाद भी तो किसी को अपनी तरफ नहीं खींच पाए ना शैलेंद्र जी। नहीं, ये आप देखिए जिस हिसाब से घटनाक्रम चल रहा है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, अभी भी आपने राज्यसभा चुनावों में भी देखा होगा किस तरह से नाराजगी थी और किस तरह से प्रलोभन देके विधायकों को ले जाया गया। फिर तो आपको धैर्य की तारीफ करनी चाहिए। विधायकों, निर्दलीय विधायकों, सिर्फ सचिन पायलट की नहीं, आपको सचिन पायलट के धैर्य की तारीफ आपको भी करनी चाहिए शैलेंद्र सिंह जी। स्वप्निल जी, आपका प्रश्न क्या है? मैंने सिर्फ ये कहा, फिर आपको सिर्फ सचिन पायलट की नहीं, उनकी धैर्य की भी तारीफ करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल उनके ईमान की भी तारीफ करनी चाहिए। उनके सबसे शीर्ष नेता ने करी है धैर्य की तारीफ, राहुल गांधी जी ने की है, हमारे प्रतिपक्ष नेता ने भी उसकी तारीफ की। उनके ईमान की भी करनी चाहिए, वो डिगे नहीं। ऐसे लोगों की तो देश को जरूरत है। तो जिस हिसाब से आप देखिए कांग्रेस पार्टी ठीकरा भारतीय जनता पार्टी में फोड़ती रही है, जबकि इनकी अंदरूनी कलह और अंतर्विरोध इतना ज्यादा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रीति नीति कार्यशैली से नाराज होकर चले गए थे। और आज जो आप बात करते हो, आज आप गजेंद्र सिंह जी की बात करते हो, तो एसीडी के पास क्या पावर है कि वो वॉइस सैंपल ले सके? आपने अर्जी लगाई एसीडी कोर्ट में, आपने एप्लीकेशन मूव की और एप्लीकेशन खारिज हो गई और आप राजस्थान में लेकिन फिर देखिए अब इस मामले में मैं दूसरी चीज कहूंगा शैलेंद्र जी, अब मैं मिथिलेश जी के पास जाऊंगा, लेकिन जो पॉइंट आपने उठाया उस पर मैं सिर्फ एक व्यक्तिगत विचार रख रहा हूं कि होता क्या है ना, सियासत के सारे चेहरे आके बोल देते हैं कि हम पे जांच बिठा लो, हमारी जांच कर लो, वॉइस सैंपल चाहिए मैं जाके दे दूंगा, ऐसा करना है तो मैं ये करके दे दूंगा, लेकिन जब मौका आता है तो वो होता नहीं है। फिर हम ये बताते हैं कि नहीं कानून हमारे पीछे पड़ा है, वो हमारे पीछे लगवा दिए हैं। लेकिन ठीक है, ये सियासत का चेहरा है, इसके पेज में हम फिलहाल इसलिए नहीं घुसेंगे क्योंकि ये मैटर वो नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ, मैं एक चीज यहाँ पर लेना चाहता हूँ यहाँ पर। मिथिलेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मिथिलेश जी देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों आलाकमान कल्चर से जूझते हैं, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। आलाकमान जो बोल देगा वो फाइनल है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम को ही ले लीजिए, वो कहते रहे प्रियंका को आगे बढ़ाओ, नहीं बढ़ाया, ठीक है। वो कहते रहे कि साहब, वो कह रहे हैं कि प्रदेश के लिए वो कहते रहेंगे, वो भी अनसुना चला जाएगा। बुजुर्गों की कई बातों के लिए कहा जा रहा है कि भाई आप लेटर लिखो, उन लेटरों पर लंबे समय तक जवाब नहीं मिलते। कांग्रेस में, बीजेपी में जो आलाकमान ने कह दिया फाइनल है। ये आलाकमान कल्चर जो हम देख रहे हैं, उस पर आपका क्या कमेंट है मिथिलेश जी? देखिए स्वप्निल जी, किसी भी परिवार को चलाने के लिए, पार्टी को चलाने के लिए एक मुखिया का होना जरूरी है। तो आला कमान उस मुखिया की भूमिका में हो। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान सो एक, जो कहा गया है कि मुखिया कैसा हो जो सबकी बात को समझे, वो उनके खान पान, रहन सहन, उनके विचार आचार सब पर सहमति बनाकर कोई निर्णय ले, ऐसा मुखिया हो। जब तो हमारे वेदों में जो लिख रखा है वो तो फायदेमंद सौदा है। लेकिन आज क्या हो गया है कि ये डिजिटल युग है। आज डिजिटल युग में यूथ को प्रिपरेशन देनी चाहिए। मैं दावे से कह सकता हूं कि जो 70 पार के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी को भी देख लीजिए, वो ईमेल खोलकर जवाब नहीं दे सकते। आज डिजिटल है। कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इंग्लिश में जो लेटर आते हैं उनका जवाब नहीं दे पाते। आज पूरे विश्व में परिवेश चेंज हो गया है। अगर सचिन पायलट और कंपैरिजन कर लीजिए वर्तमान मुख्यमंत्री में, तो आपको पता लग जाएगा कि इंटरनेशनल फिनोमा में कौन फिट है। तो आपको सच को स्वीकार करने में मेरे समझ में नहीं आ रही क्या बुराई है। और बीजेपी जो आज तारीफ करी, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो चाहे गुलाब चंद कटारिया, उनका एकमात्र कारण है कि पूर्वी राजस्थान में बीजेपी की दुकान बंद हो चुकी है। बीजेपी का एक एमएलए नहीं है और सचिन पायलट का दबदबा पूर्वी राजस्थान में है। तो वो चाहते हैं कि जैसे तैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह वहां से परेशान होकर हमारे बीजेपी अपना कॉम्पिटिटर क्रिएट कर रही है या किसी और के कंपटीशन से डर रही है?
देखिए, बीजेपी डर रही है। बीजेपी के पास पूर्वी राजस्थान में अब कोई सामान नहीं बचा आज की हालात में, और ईआरसीपी के बाद में इनके हालत खराब होने, और पश्चिमी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की रैली में जिस तरीके से कल भीड़ उमड़ी है, वहां भी इनकी हालत खराब है। तो सत्ता का सपना तो यहां लिया जा सकता है, लेकिन यथार्थ बहुत खुरदरा है, बहुत कठोर है। ठीक है, जो सचिन लेकिन एक सवाल और मिथिलेश जी कहा है कि 2023 में एक सवाल और बनाएंगे, वो बना सकते हैं। एक सवाल और मैं देखिए, सवाल यह है कि बीजेपी के पास है एक चाणक्य, और चाणक्य किसे कहा जाता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा देश जानता है। लेकिन उस चाणक्य को टक्कर देने वाला कांग्रेस में एक शख्स है जो राजस्थान में सीएम की कुर्सी पर है ना। आप 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव देखेंगे, पसीने छुड़ा दिए थे बीजेपी के वहां रणनीति से। बिल्कुल। पंजाब में उन्होंने जिस तरीके से कुशल रणनीति का मुजाहरा किया, उन्होंने पसीने छुड़ा दिए शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के। अब मैं आपसे यह कह रहा हूं कि हाँ, वो ऐसी चीज हो सकते हैं जो राष्ट्रीय राजनीति पर जाएं तो कांग्रेस को फाइट में ला सकते हैं अपनी रणनीति के तहत, लेकिन उनको राष्ट्रीय राजनीति में नहीं जाना, इसलिए कांग्रेस नहीं ला पा रही, या फिर कांग्रेस उनको राष्ट्रीय राजनीति में लाना नहीं चाह रही। देखिए, ये आज की तारीख में अभी जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई तो साबित हो गया कि अशोक गहलोत में नेतृत्व की अकूत क्षमता है। हाँ। नेतृत्व के साथ साथ वो रणनीतिकार बहुत श्रेष्ठ है। वो 3 बार राजस्थान का नेतृत्व कर चुके हैं, एआईसीसी सेक्रेटरी रह चुके हैं, पीसीसी चीफ रह चुके हैं, उनका पॉलिटिकल बैकअप बहुत लंबा है। और आज की तारीख में मोदी जैसे चेहरे से टक्कर लेने के लिए अशोक गहलोत जैसा आदमी अगर दिल्ली में हो तो निश्चित रूप से 2024 में कांग्रेस का भविष्य सुखद हो सकता है। अब इस सच्चाई को आप सत्ता के मोह में नहीं, या मेरी उससे दुश्मनी है, मैं भले ये रायता ढुल जाए, लेकिन इस रायते को मैं उसको नहीं खाने दूंगा। राजनेताओं में 2 चीजें होती है, या तो मैं बन जाऊं लेकिन मेरा दुश्मन है उसमें से एक बूंद पानी नहीं पी जाए। अरुण शर्मा जी, देखिए अरुण शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, कोई भी क्या इस बात से इनकार कर सकता है कि सीएम अशोक गहलोत आपकी पार्टी में मौजूद सबसे बेहतरीन रणनीतिकार हैं? अब अगर सीएम अशोक गहलोत का रिपोर्ट कार्ड और राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड देखे तो ये तो तय है कि सीएम अशोक गहलोत का रिपोर्ट कार्ड लाख टाइम बेटर है परफॉर्मेंस देने के हिसाब से, पर उनको राष्ट्रीय राजनीति में लाकर कांग्रेस बीजेपी के अगेंस्ट खुलकर लड़ना क्यों नहीं चाहती? वो क्यों एवरेज स्टूडेंट के साथ चल रही है? नहीं, देखिए ऐसा है स्वप्निल, ये जो फैसले हैं वो उनका समय जब आता है तब भी लिए जाते हैं। अरे भाई, तो आप और कितने बुरे समय में जाइएगा अरुण जी? आप खुद जानते हैं मौजूदा समय में जितनी बुरी स्थिति से कांग्रेस गुजर रही है, उससे निकलने के लिए तो एक एक मोहरा फिट कर देना चाहिए सही जगह पर, आप कर ही नहीं रहे। नहीं, देखिए, एक तो मैं आपके उस मूल्यांकन से भी एग्री नहीं करता हूँ। बेशक अशोक गहलोत जी अपना नेतृत्व के गुण साबित कर चुके हैं, समाजों को साथ लेके चलने का जो उनका अद्भुत प्रयोग रहता है वो हमेशा सफल रहता है। सबकी सुनते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। पर वो आपकी पार्टी में एकमात्र चेहरा है जिसने बीजेपी के पसीने छुड़वाए रणनीति के हिसाब से अलग अलग प्रदेशों में। हाँ, वो ठीक है, लेकिन मैं ये जो आप राहुल गांधी की तुलना उनसे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से उनका लाख गुना रिकॉर्ड अच्छा है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। कैसे? क्योंकि ये तुलना वाली 2 ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और राहुल गांधी एक सच और सीधे रास्ते में चलने वाले हैं। बहुत उनको तिकड़म और टेक्निक नहीं आती, इतने वाचाल नहीं है जितना एग्जैक्टली। तो जब आप कहते हैं कि झूठ फैलाने वाली मशीन है, तो वो सीधा सज्जन व्यक्ति नहीं लड़ पा रहा उनसे। और अगर तब भी आप राइट आदमी को वहां पर फिट नहीं करेंगे जो रणनीति के साथ आए, फिर तो इस देश को पीछे धकेलने में विपक्ष के तौर पर आप भी जिम्मेदार हुए। स्वप्निल भाई साहब, ऐसा है, जब भी इसका क्षण आएगा कोई रुकावट इसमें आएगी नहीं। लेकिन इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, और उसमें जो फैसले होते हैं सारे प्लस माइनस सोच के किए जाते हैं। सचिन पायलट जी को कोई भी कम करके आंकता नहीं है, ये गलतफहमी फैलाई हुई है। नहीं, हम आप ही के बयान लेते हैं सर, हम आप ही की पार्टी के बयान लेते हैं, ये किसी को फैलाने की जरूरत नहीं है। और हमें कोई शंका नहीं है सचिन जी के बारे में। नहीं, कैसे नहीं ये लगता है स्वप्निल जी, अरुण जी नहीं, ये भूल रहे हैं कि अभी उनकी शायद पूरी रगड़ाई नहीं हुई है। 2020 में आपकी पार्टी के सबसे दिग्गज चेहरे ने उन्होंने काला निकम्मा कहा, उन्होंने कहा बिना रगड़ाई के वो नेता बने हैं, और आज भी आप याद कर रहे हैं उनको बार बार। धैर्य की तारीफ क्या हो गई? आप अपना धैर्य खो बैठे, आपके 3 चेहरे।
यार भाई साहब स्वप्निल जी, जहां जहां चुनी हुई सरकारों के एमएलए में हलचल होती है वो इसीलिए होती है कि उनको पता है कि एक बुकिंग विंडो बाहर खुली हुई है जिसमें आप एमएलए की पर्ची अंदर डालिए, वहां से पैसे आएंगे। अभी मेरे दोस्त अशोक गहलोत ने प्रलोभन देके एमएलए इधर करनी है इनको। अरे अरुण जी, वो पूरी राजस्थान की जनता ने देखा है किस तरह से वो चार्टर्ड प्लेन में गए, किस तरह से आपने उनको रातों रात नहीं, लेकिन जो राजस्थान की जनता नहीं देख पाई, शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी, पूरी जो राजस्थान की जनता नहीं देख पाई, जरा उस ओर तो ध्यान दीजिए। राजस्थान की जनता ये नहीं देख पाई कि ये कब डिसाइड हुआ शोभा रानी कुशवाहा आपसे अलग छिटक जाएंगी। नहीं शैलेंद्र जी, आप ये नहीं कर सकते कि कांग्रेस ने जो किया उसको प्रदेश की जनता ने देखा, बीजेपी में जो हुआ वो भी तो प्रदेश की जनता ने देखा। शोभा रानी कुशवाहा कैसे छिटक गई, उन्हें क्या प्रलोभन दिया गया, और अगर प्रलोभन देने वाले उन्हें सीएम अशोक गहलोत नहीं थे तो वो कौन था जिनके प्रलोभन पर उन्होंने आपसे क्रॉस वोटिंग की? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी, अरे पर समस्या की जड़ तो वहीं की वहीं रह गई ना। बोर्ड में होता है, जिस चीज से कांग्रेस गुजर रही है आप भी तो गुजर रहे हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है कि गांधी फैमिली जो निर्णय ले वही लागू कर जड़ क्या है? वहां बकायदा पार्लियामेंट्री जड़ क्या गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट बोर्ड बैठता है, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाता है और उस निर्णय को नहीं शैलेंद्र जी देखिए शैलेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, शोभा रानी कुशवाहा ने जो कदम उठाया वो क्यों उठाया? आपने तो उनके जवाब से पहले ही उन्हें निष्कासित कर दिया। जवाब की तारीख आप ही ने तय की थी, उससे पहले निष्कासित कर दिया, तो आपको तो कारण ही नहीं पता चला। या आपको कारण पता है, और कारण पता है तो वो आप टीवी के कैमरे पे नहीं बोल सकते। क्या मैं गलत कह रहा हूं? स्वप्निल जी देखिए, अगर उन्होंने जो गलती की है तो उसकी उनको सजा दी गई है, तुरंत एक्शन लिया गया है। अरे भाई, तो समस्या की जड़ तक तो पहुंची शैलेंद्र जी, समस्या की जड़ कहां है? भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है। हम हमारे विचारधाराओं से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। नहीं दादा, विचारधारा से मत कॉम्प्रोमाइज कीजिए शैलेंद्र जी। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, समस्या की जड़ कहां है आपको पता है? आने वाले साल, आने वाले समस्या की जड़ कहां है आपको पता है? राजस्थान से भी इनकी विदाई पक्की है। जिस हिसाब से शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, राजस्थान का माहौल है, 3.5 साल में आप देखिए क्या हालत कर दी राजस्थान की इन्होंने। जो एक विकसित राज्य था, जिसको भारतीय जनता पार्टी एक विकसित राज्य, नहीं शैलेंद्र जी, अब ऐसा भी कोई विकसित राज्य नहीं था। आप जो कह रहे हैं ना साहब, वो भी प्रदेश की जनता ने देखा है। युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। ठीक है, आप देखिए आए दिन माफिया ठीक है। नहीं शैलेंद्र जी 2 मिनट। शैलेंद्र जी, आप ही की सरकार ने कुछ मामलों में स्पेशल का दर्जा मांगा था। अगर विकसित राज्य था तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको मांगना पड़ा। पॉइंट नंबर 1। स्वप्निल जी, जिस हिसाब से हमारे टाइम में विकास हुआ था उस हिसाब से आज ग्राफ नीचे आ गया है। ठीक है, आप देखिए, मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगा मिथिलेश जी, क्लोजिंग कमेंट। मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणा मुख्यमंत्री है, ये बातें करते हैं, योजनाओं का धरातल पे कोई। ठीक है शैलेंद्र जी, 2 मिनट में क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं। मिथिलेश जी, पूरी डिबेट पर क्लोजिंग कमेंट। हर चीज देखिए, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, चाहे खनन विभाग हो, रेवेन्यू विभाग हो, कानून। ठीक है शैलेंद्र जी, लेकिन आपके यहाँ समस्या की जड़ क्या है वो आपने नहीं बताई ना। ठीक है, अब मिथिलेश जी क्लोजिंग कमेंट दीजिए। स्वप्निल जी, शैलेंद्र जी जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के राज में ये हो गया, बीजेपी के राज में भूल गए। खुद कैलाश मेघवाल ने नारा लगाया था, झूठे हैं इनके जयकारे, इन्होंने 5000 करोड़ डकारे, वसुंधरा राजे जी के खिलाफ बोले थे। तो ईमानदार तो बीजेपी वाले भी नहीं है ना। बीजेपी के राज की जांच क्यों नहीं कराई? ये तो अशोक गहलोत जी की कमजोरी है कि माथुर आयोग बना के वसुंधरा राजे में जितने घोटाले हुए उनकी जांच नहीं कराई, तो ये बोलना ही भूल जाते। वो कालीन घोटाला ये भूल गए आप सब लोग। बीजेपी वाले दूध के धुले बन जाते हैं। बीजेपी ने क्या किया है सबको पता है। तो ये बीजेपी वालों को भी बड़बोलापन छोड़ जाना चाहिए। जनता ने जवाब भी दिया है, आपको जवाब भी दिया है और जनता का हमने सिरोधार्य किया है। आप देखिए विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2.25 लाख वोटों का अंतर था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का। कैसे छोड़ दें आप वोटों का अंतर? कांग्रेस अपने नेतृत्व में यंगिस्तान देख रही है राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन यंगिस्तान को पूरी तरह अपना नहीं पा रही। और बीजेपी अपने पसंद के यंगिस्तान को ही यंगिस्तान मानती है, पार्टी में ताकत देने के नाम पर। कम से कम देखने में यह नजर आता है, लेकिन क्या यह स्थिति बदलनी चाहिए, यह आप लोगों को खुद ही डिसाइड करना है। यह आपकी पार्टी का मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।